एक्सप्लेन करते हैं और प्रॉपर्ली मैं आपको बता दूं कि जो आपका FATF है बेसिकली ये क्या है और किस तरीके से हम इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जी आपको मैं बता दूं कि इसके बारे में क्वेश्चन कैसा आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले 9 बजे पूरी क्लास है, तो पूरे 9 बजे आपके पास एक बॉल पेन और आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। वो जो लोग जो हमारे एवेल्युएशन सेशन में अवेलेबल हैं, ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने, वो इस के नोट्स बना के और इसको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर देके मुझे जो अपने ग्रुप्स में सेंड करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपरली जो है ना वो चेक कर सके और इसके बारे में आपके कमेंट्स दे सके आपको। ठीक है, अच्छा जी। FATF बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट जो कि एक ऐसी लिस्ट है जिसके जरिए कोई भी कंट्री जो होता है उसके खास पॉइंट्स दिए जाते हैं, खास लिमिटेशन दी जाती हैं, एक खास स्पेसिफिक जो है वो टास्क दिया जाता है जिसको हम अप्रोचिंग पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, और ताकि वो पूरे हो सके और पाकिस्तान जो कोई भी कंट्री है वो एक ऐसी लिस्ट में शामिल हो सके जहां पर जो है वो प्रोमिनेंटली तमाम चीजों को कवर अप किया जा सके। तो FATF के बारे में थोड़ा बताता जाऊंगा आपको। मैंने बेसिकल स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया है। बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मैं आपके सामने इधर जो है ना वो लिखता जाऊंगा। तो आपने वो जो तमाम मतलब के लेक्चर है उसको बड़े ध्यान से प्रॉपरली लेके चलने हैं। आपके जो माइंड में क्वेश्चन होगा वो लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है बेसिकली जो कि 1989 पर 1989 में स्टैब्लिश हुई थी। अच्छा जी, इसका बेसिकली हमारे पास जो FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 जो कंट्रीज थे, जो G7 के मेंबर्स कंट्रीज थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बेसिकली जो G7 कंट्रीज के एक पूरा हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा G7 कंट्रीज कौन से हैं। तो एक प्रॉपरली जो टेबल है उसके बारे में मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें आप देखते हैं कि G7 कंट्रीज ने इसको किस लिए एस्टेब्लिश किया और कब एस्टेब्लिश किया और बेसिकली इसके जो पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जी मैं बताता जाऊं जी, FATF ने बेसिकली इसका जो टास्क था वो मनी लॉन्ड्रिंग जो था उसको कंट्रोल करना था, उसको जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनको डिटेक्ट करना था, उनको रिस्ट्रिक्ट करना था। इसका बेसिक पर्पस ये था, जो कि 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली उसके बाद जब 9/11 का अटैक हुआ, आफ्टर 9/11, ये आप साथ साथ लिखते जाएंगे, आफ्टर 9/11 अटैक, जो कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1995 जिसकी बुनियाद रखी गई थी, उसके ऊपर दो बड़े जहाज टकराए थे जिसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। जो बेसिकली इस जो याद है इस पूरे के पूरे जो सिनेरियो बना था उसको 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी डिफरेंट हिस्ट्री है इसकी, डिफरेंट इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप इस 9/11 के अटैक के बाद जब दुनिया ने देखा कि यहाँ पे जो टेररिस्ट जो है वो अपनी जड़ें गाड़ रहे हैं, जिसमें से आपको पता है ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान की हेल्प की बेस पे, ये कहा जाता है। उसके बाद 9/11 में 2001 के बाद इसके जमरे में एक और काम आया जिसको हम टेररिज्म फिनेंसिंग का नाम दिया जाता है जी। पहले इसके पास ही मनी लॉन्ड्रिंग जो था कि मनी लॉन्ड्रिंग को ये कम्बाट करेगी। तो पहले सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग था, कम्बाट करेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब इसके बाद 2001 में से टास्क दिया गया वो ये था कि ये जो टेररिज्म होते हैं, टेररिज्म फिनेंसिंग है, इसको कम्बाट करेगी। अब बेसिकली ये दो अलग अलग टर्म्स हैं।
अभी आपको ये समझ नहीं आएंगी, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली आपको पता है कि क्या होता है, लेकिन इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है वो क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एज दे दूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें 2 नंबर तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उस पैसे इकट्ठे किए हुए पैसे को मुल्क या मुल्क से बाहर लेकर जाकर किसी बैंक में इकट्ठा किया जाता है, और उसको कलेक्टिव कलेक्टिव फॉर्म में किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है या डिफरेंट अकाउंट में खिला दिया जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है बेसिकली एक ऐसी फाइनेंसिंग, एक ऐसा टर्म है जो कि 2001 में कम्बाट करने के लिए 1989 में स्टैब्लिश होने वाली एफएटीएफ की जो फोर्स थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जमरे में काम आया था। वो दूसरी जो इसकी टर्म है टेररिज्म फाइनेंसिंग, बेसिकली वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि टेररिज्म फाइनेंसिंग ये है कि गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल, सॉरी अच्छे तरीके से किसी आमदाद की शक्ल में, किसी जो है वो कलेक्शन की फॉर्म में पैसे को इकट्ठा करना, जो कि एक वाइड सोर्स होता है, मतलब एक क्लियर सोर्स होता है, एक पॉजिटिव सोर्स होता है, उस तरीके से उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद किसी एक ऐसे काम में उसको इस्तेमाल करना जो कि गलत है, उसको हम कहते हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, 2 काम इसके जमरे में थे जो अभी तक जो है एफएटीएफ के पास है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लिस्टें हैं जिसके अंदर एफएटीएफ को कम्बाट करना पड़ता है। तो मेजर जो फंक्शन है इसके वो आप लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूँ जो हमारे पास एफएटीएफ के मेजर फंक्शन कौन से हैं। जी लिखिए, हमारे पास जी पहला फंक्शन है जी कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा जिसका फंक्शन है जी प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है जी, ये इसका दूसरा फंक्शन है। अच्छा, इसको तो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, वो ये है कि आप किसी भी मतलब कि इनके रास्ते में आने वाली जो खलल है, जो मतलब कि रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए जो भी तरीकाकार जो अपनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जी। समैया, मैंने आपको बताया एफएटीएफ का मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास बेसिकली इसकी जो मतलब कि रेगुलेशंस हैं, वो इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेशंस जो बॉडीज हैं इसके लिए वो हमारे पास है, मतलब कौन कौन सी बॉडीज इसको चला रही हैं, बेसिकली वो क्या है जी, OECD है, वर्ल्ड बैंक है। अच्छा जी, इसके बाद IMF इसको कंटिन्यू किए हुए है, और जो सबसे बड़ा बॉडी है, जनरल बॉडी है, वो UN है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। वर्ल्ड बैंक जो दुनिया में मतलब कि IMF वर्ल्ड बैंक इज अ पार्ट ऑफ द UN। इसके बाद हम बात करते हैं OECD इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक बहुत मतलब बड़ी ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी होती है बेसिकली। ये रेजोल्यूशन जो 1267 है और 1373 रिलेटिंग टू टेररिस्ट ग्रुप्स एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग जो पार्टा हैज गोल 40 रिकमेंडेशन, बेसिकली 40 रिकमेंडेशन दी गई। 40 रिकमेंडेशन के ऊपर बेसिकली पूछा जाता है कि जी ये क्यों बनाई गई है। एफएटीएफ का बेसिकली पर्पस क्या है, ये आप अपनी वीडियोस ऑफ रखा करें जी, आप लोग माशाल्लाह इतने खूबसूरत होते हैं। दूसरा, आप भाई जब वीडियो पे आते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ध्यान है वो आपकी खूबसूरती की तरफ जब ज्यादा जाता है तो यकीनन हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी वीडियो ऑफ रखा करें। एफएटीएफ के पर्पस क्या है, 40 रिकमेंडेशन है।
अच्छा, स्पेल मिस्टेक अगर हो जाए देखते हुए तो आप इसको अंडर कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 40 काम इसके ज़िम्मे में आते हैं, 40 तरह के जो कि रिलेट करते हैं किसके साथ, कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग। कम्बाट का मतलब होता है रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को ओवरकम करना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है खत्म करना, और टेररिज्म फाइनेंसिंग को, ठीक है। बेसिकली आपके बता दूं इसकी दो लिस्टें होती हैं, दो लिस्ट है इसकी, जिसके जरिए कहा जाता है जी, फॉर एग्जांपल एक ऐसे कंट्रीज है जो कि इनके पूरे के पूरे 40 रिकमेंडेशन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, एफएटीएफ के पर्पस को पूरा कर रहे हैं, जो इसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो एंगेज है, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वो बड़े मजबूती के साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो बेसिकली किसी भी इसकी लिस्ट में नहीं होते, बल्कि वो बड़ी एक मेंटेन जो कि सिनेरियो के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन 40 रिकमेंडेशन के ऊपर ना पूरा करने वाले जो ममालिक हैं, उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। जिसमें एक है जी आपके पास ग्रे लिस्ट, ठीक है, और दूसरी जी आपके पास ब्लैक लिस्ट। अच्छा जी, ये दो लिस्टें हैं। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको जी। बेटा इसका मतलब है जो है ना, बेसिकली एफएटीएफ का पर्पस होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर फाइनेंशियल जो मतलब कि टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, उसको रोकना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किलात की वजह बनता है आने वाले दौर में। फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल के तौर पे जी पैसा इकट्ठा किया जाता है बुरे तरीके से, और उसको किसी और मुल्क में लेकर लेकर जाया जाता है ताकि उस मुल्क की इकोनॉमी को डिग्रेड किया जा सके। फॉर एग्जांपल अमेरिका से पैसा पाकिस्तान लाया जाए, या पाकिस्तान से अमेरिका जाए, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना यूके से कोई पैसा और लेकर जाया जाए। इन ये बेसिकली जो फायदा था ना वो बड़े ममालिक को था, ठीक है। इसलिए उन्होंने G7 कंट्रीज ने ना इसको बनाया था, ताकि हमारा पैसा किसी और मुल्क में ना जाके उसको कंज्यूम ना कर सके। लेकिन जब 2001 में अटैक हुआ 9/11 का, तो उसके बाद उनको समझ आया जी भाई एफएटीएफ एमए फिर रही है, इसके जमरे में एक और काम डालते हैं, वो ये काम है जी, ताकि ये जो वो काम जो कि इतना बड़ा पैसा लगा के उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया है, हम देखें तो सही ये पैसा कहाँ से आया है। उन्होंने कहा जी अगर इस पैसे को रोक लिया जाए तो इन गुनाहों, इन बड़े बड़े टेररिज्म अटैक को रोका जा सकता है, इस टेररिज्म को कम किया जा सकता है, ठीक है जी। उसमें सबसे पहली बात ये जी, इन्होंने क्या किया कि इसको हम कहते हैं फिनांसिंग टेररिज्म। मतलब ये कि अच्छे तरीके से तंजीमों से, अच्छे टैक्सेस से या फिर इनडेशन से पैसे को इकट्ठा करना, मतलब उसका सोर्स प्योर हो, मतलब गलत सोर्स नहीं होता, लेकिन उस प्योर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे टैक्स हैं, हमारे तंजीमें हैं, उनकी जो कलेक्शन होती है, वो फॉर एग्जाम्पल इकट्ठा पैसा हो जाता है, जब उसको गलत पर्पज के इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं फिनांसिंग टेररिज्म, ठीक है। अब बेसिकली उसको रोका जा सके ताकि वो पैसा इकट्ठा होकर किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, सपोज जिनमें ये काम हो रहे हैं, जिन ममालिक में ये काम हो रहे हैं, उन ममालिक को दो लिस्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिनमें नहीं होते वो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, ठीक है। अब दो लिस्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है भैया, आप लोग कोशिश क्या करें कि सारे लेक्चर्स को जो है ना सुना करें ध्यान से। इंटरनेशनल से इंटर गवर्नमेंट बॉडी है ना, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो पूरी दुनिया में काम कर रही है, ठीक है। इसके मेंबर 39 मेंबर्स है जो कि परमानेंट है, और बाकी तमाम जो मेंबर्स हैं वो ऑब्जर्वेशन में आते हैं, और ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि काफी ज्यादा स्टेट्स हैं उनके दरमियान इसका वर्क आता है। अच्छा जी, ग्रे लिस्ट में वो मालिक आते हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को उन कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए या फिर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को ना कंट्रोल कर पाए, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 3 दफा गया है। अब वो 3 दफा कौन कौन से, 2008 में गया है, 2012 में गया है, उसके बाद 2018 में चला गया, ठीक है। तीसरी दफा 2018, अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है।
मतलब ये है कि ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें 27 पॉइंट है। अब 27 पॉइंट है बेसिकली, जिसमें पाकिस्तान 21 पॉइंट जो है 2020 तक क्लियर कर चुका था, और 2021 तक उन्होंने 23-24 पॉइंट्स भी क्लियर किए हैं, जो कि पार्शली है, कंप्लीटेड नहीं, उनमें से कुछ ना कुछ पार्शलिज्म है। मतलब उन्होंने कोशिश किया पाकिस्तान को, कि उन्होंने एक टास्क दिया था, एक लंबी हिस्ट्री है, उसको हम बाद में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। अच्छा जी, अब जो इनके 14 रिकमेंडेशन है, फॉर एग्जांपल 40 उन्होंने रिकमेंडेशन बताई हैं, उन पे नहीं पूरा कर पा रहा कोई लोग, तो फिर क्या करते हैं वो, तो इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, वो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अब ब्लैक लिस्ट होने का घाटा क्या है? ब्लैक लिस्ट होने का घाटा ये है कि उस मुल्क के साथ जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी कैटेगराइजेशन है, तो आपको मैंने ऊपर बताई है कि ये वाली जो कैटेगराइजेशन है, OECD है, वर्ल्ड बैंक, IMF है, UN, ये अपना नाता तोड़ लेती है, उनसे ताल्लुक तोड़ लेती है। जब IMF जुड़ी नहीं होगी तो आपको फंड कहाँ से मिलेगा? IMF जुड़ी नहीं होगी तो आपकी अप्स एंड डाउन्स को कौन कंट्रोल करेगा? UN से कई ज्यादा तंजीमें जुड़ी हैं, जिसमें आपकी यूनिसेफ है, उसके बाद आपकी जो है ना WHO, ये सारे इसका हिस्सा होते हैं। वर्ल्ड बैंक है, जहाँ से आप कर्जा लेते हैं, कि इसके साथ आपका नाता टूट जाएगा जब आप ब्लैक लिस्ट में, मतलब टूट कैसे जाएगा? कि वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD को, UN को बेसिकली FATF कह देगी कि भाई ये वो ममालिक हैं जो हमारी ब्लैक लिस्ट में हैं, अगर आप इनसे कोई ताल्लुक रखते हैं, अगर आप इनको पैसा देते हैं, तो आपका पैसा अगर डूब जाता है तो हमारा कोई भी जिम्मा नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। इसका मतलब है ये उसकी जो है ना सिंसेरिटी है, उसकी जो बेसिकली ट्रस्टेड फॉर्म में, उसकी जो ट्रस्ट है उसका मतलब कि मैं आसान सा वर्ड है कि उसको एग्रीड नहीं करते कि वो उस कंट्रीज के साथ जो है ना वो सेटिस्फाइड जो कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन कर सकें, ठीक है जी। इसके बाद जी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करती है। इसके 39 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया जी। अब कोशिश है, अब इंडिया की कोशिश है, बेसिकली इंडिया परमानेंट मेंबर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आप ध्यान से सुनते जाए। इंडिया परमानेंट मेंबर है किसका भला? FATF का। उधर से US परमानेंट मेंबर है, और इधर से चाइना भी परमानेंट मेंबर है, ठीक है। अब G7 जो कंट्रीज की मैं बात कर रहा था पहले, कि G7 कंट्रीज कौन से हैं? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली एक रीजन क्या है पाकिस्तान के ग्रीन लिस्ट में आने की। अच्छा, G7 कंट्रीज में अगर हम देखें तो हमारे जो स्पेन है, स्पेन के साथ जापान है, सॉरी स्पेन नहीं, जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री, मतलब ये सारे यूरोपियन यूनियन में आते हैं, उन तमाम कंट्रीज में के जो है G7 कंट्रीज कहलाते हैं। इसके साथ साथ जी बाकी और मेंबर जिसमें इंडिया, चाइना वगैरह शामिल है, उससे मिलाते मिलाते जी तकरीबन 37 ममालिक, सॉरी 39 कंट्रीज बनते हैं, जो कि अब इसके परमानेंट मेंबर हो चुके हैं। और किसी भी मुल्क को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट करना है, ब्लैक लिस्ट करना है, उसकी जो वोटिंग है वो बेसिकली परमानेंट मेंबर्स करते हैं, ठीक है। अब जिसमें, हाँ जी, इंडिया परमानेंट मेंबर है FATF का। इसका मतलब है अगर इंडिया, अब डेफिनेटली इंडिया ने तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रही है ना, तो यूनाइटेड स्टेट भी इनके साथ, इंडिया के साथ रिलेट करता है, और यूनाइटेड स्टेट के साथ जितनी भी कौमें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट डालती हैं जब पाकिस्तान की बात आती है ना FATF के अंदर। इसकी हर साल अक्टूबर या सितंबर के अंदर इसकी समिट्स होती हैं, और जून के अंदर भी बात अभी फिलहाल कोविड की वजह से आगे पीछे हुई है। तो पाकिस्तान को भी इन्होंने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला बल्कि ग्रीन लिस्ट में, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर है उसकी वोटिंग से। और लेकिन इधर हम देखें तो चाइना हमारे साथ है, तो चाइना की सपोर्ट की वजह से हम अभी तक, भाई हम इसलिए ब्लैक लिस्ट में नहीं है सना ताहिर, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 27 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप ये क्लियर कर लें, पूरे कर लें, तो हम आपको ब्लैक ग्रे लिस्ट से भी निकाल कर प्योर लिस्ट में ले जाएंगे, मतलब ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे और आप एक सेफ मुल्क कहलाएंगे। लेकिन उस 27 पॉइंट्स को अभी तक पाकिस्तान क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि बेसिकली जून 2020 के अंदर कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना था। अब उन जून 2020 के अंदर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स क्लियर कर पाया। फिर 21 के अंदर, अक्टूबर 21 के अंदर पाकिस्तान 21 पॉइंट्स क्लियर कर पाया।
फिर उसके बाद अब जनवरी जो है ना वो 2020-22 के अंदर तकरीबन 24-23 पॉइंट्स अभी तक क्लियर हुए हैं। मतलब अभी तक भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वो भी पार्शली है, कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी तक इसके जो पॉइंट्स क्लियर किए हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक क्लियर हो चुके हैं वो हमारे पास 21 है। ठीक है जी। अब आउट ऑफ 7 ये पाकिस्तान जो जो 6 हैं वो अभी तक इसके कंप्लीट है। ठीक है जी। देखिए जी, इसकी आप ना लिख लें। मैं आपको बता दूं, आपके पास ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जी कि सर जी कब कब पॉइंट क्लियर हुए थे। मैं आपको बताऊं जी, जनवरी 19 में इसके जो पॉइंट्स क्लियर हुए थे वो एक इन्होंने पॉइंट क्लियर किया था। ठीक है, ये आप लिख लें, जनवरी 19 में, जैन 19 में, 2019 में। अच्छा लिख लेंगे ना, आपको समझ आ रही है ना। अच्छा, जून अगर 19 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इसके 2 पॉइंट, मतलब कि नियर टू 2 पॉइंट जो कंप्लीटली फिल्ड किए थे वो 2 थे। अगर बात करें हमारे पास अक्टूबर 19 की, अब बेसिकली पॉइंट्स कौन से हैं, वो 6 पॉइंट्स अभी ऐड हुए हैं, बिल्कुल शेर नजीर वो अभी ऐड हुए हैं, लेकिन वो अभी इसकी प्रोलिफरेशन नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली ये पॉइंट्स कौन से हैं, मतलब कि अपने आप को उन्होंने बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग आपकी इन इन तरीकों से सही हो सकती है, वो तरीकाकार आप अपना लें। वो तरीकाकार भी मेरे पास है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इसके सेकंड लेक्चर में। ठीक है, इन इन तरीकों से आप इन पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी बेस पे ये हमारे मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग सही हो सकती है, वो पॉइंट्स की जो तरतीब है वो तकरीबन 27 है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 19 के अंदर जो पॉइंट्स क्लियर हुए थे वो हमारे पास 5 थे। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें फेब 2020 के अंदर जो पॉइंट्स क्लियर हुए थे वो हमारे पास कितने थे, 14। ठीक है, वो हमारे पास 14 पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर 2020 के अंदर तो जो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं वो 21 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा तकरीबन 27 जो पॉइंट्स में से 6 और, जैसे कि शेप बता रहे हैं, 6 पॉइंट्स और ऐड होंगे। बेसिकली आपको मैं देखो, इसी तरह डाटा चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर सपोज आप ऐसा करें कि 2022 में पेपर और 2022 में जनवरी में जाके आपके जो पॉइंट चेंज हो गए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कैलकुलेशन दी हुई है, अब सवाल आता है जी करंट अफेयर तो हम कितने साल का पुराना करें, 2 साल का करें, 3 साल का करें, 4 साल का करें, तब कितना पुराना करें। ठीक है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स आपको पिछले 2 साल का करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जो अब आपके मई में पेपर है सपोज CSS 22 के, तो कोई चीज अप्रैल में हो रही है तो आप वो पेपर में लिख दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी गलत काउंट होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो भी आपकी ठीक काउंट होती है। अक्टूबर 2020 तक 21 पॉइंट जो पाकिस्तान ने क्लियर किए हैं, और ड्यू टू द कोविड बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से उसको टाइम और दे दी गया थी। ठीक है, मैंने जो काफ़ी चीज़ आपको बता दी है कि बेसिकली क्या होती है। मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए वो आपको मैं लिखा दूँ ताकि आपके माइंड में हो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्कस की आपके साथ। ठीक है। मैंने आपको बताया जी जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है एंड लिस्ट, ये पहला पॉइंट। पाकिस्तान एंड ग्रे लिस्ट। दूसरा मैंने जो बताया जी आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनांसिंग। कुछ मैं स्पीडली की वजह से
नाम सिंह, ठीक है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, उनको आप ठीक कर लीजिएगा, जो मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने बताया जी आ, हमारे पास जो पाकिस्तान, अच्छा एक और चीज, कंट्रीज इन ब्लैक लिस्ट, तो बता सकता है कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है? जो बताएगा उसे चॉकलेट दूंगा, शाबाश, 5 रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी उसे। विच कंट्रीज आर ब्लैक लिस्ट कंट्रीज इन एफएटीएफ? ईरान नहीं, अफगानिस्तान नहीं है जी। अच्छा, कोरिया कौन सी जी? नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, जी बिल्कुल, दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट कंट्रीज हैं। दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट कंट्रीज हैं, जो अभी तक ब्लैक लिस्ट में है। मतलब इनके जमरे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी कोई भी जो कौम है, वो कोई भी नेशन है, वो उस पर ट्रस्ट करे और ट्रस्ट करने के बाद एक किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सके। फॉर एग्जांपल रोका जाता है जी, भाई इन्होंने कोई ना जुड़ जावे, तो आप जो है ना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ये सिखाती है, ठीक है। इसके बाद ये आपको मैं बता दूं, कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो कि हमारे पास ग्रे लिस्ट थे, जिन्होंने ओवरकम किया है इनके पॉइंट्स के ऊपर, और वो अब शामिल हो गए हैं, वो ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं। आप में से बता सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज है जो कि रिसेंटली ग्रे लिस्ट में से निकले हैं? शाबाश, बताएं। इस ये मुझे बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है आप लोगों ने लिखा है। हाँ, इसका मतलब आप लोगों ने लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बैठे रहे और चुप करके सुनते रहे। आप लोगों ने इसके नोट बनाने हैं। ये पाक तुर्की नहीं है जी, ऐसा नहीं है। और कोई? और स्पेन कहाँ से खरीदा आ गया स्पेन तो? चले, ये आपके लिए कल का टास्क है, आप लोगों ने मुझे बताना है कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से अभी फिलहाल के लिए उन्होंने निकाले हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं जी, कुछ बड़े ही इंडिया का मैंने एक पॉइंट ऐड किया था जी, इंडिया हमारे हक में सपोर्ट नहीं करता, और वो बेसिकली वोट करता है हमारे खिलाफ ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ले रहे। इसकी ये कैसे सर आप बात साबित कर सकते हैं? मैं बात ये साबित कर सकता हूँ इस तरीके से कि देखो जी, पाकिस्तान का जो इंडेक्स है ना, वो तकरीबन 145 146 कंट्रीज में से हमारे पास इंडेक्स आ रहा है उसका अप्रोक्सीमेटली 46 नंबर्स पे, ठीक है। इंडेक्स करंटली रैंक्स पाकिस्तान 46 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, मतलब के 46वें नंबर पे आ रहा है टोटल 146 कंट्री में से, जो कि ताजिकिस्तान से, माली, कीनिया, सीरिया और लोइना एंड पनामा, इन तमाम कंट्रीज से अच्छा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है बेसिकली वो ग्रे लिस्ट में है, और ये सारे कंट्रीज ग्रे लिस्ट में नहीं है। मतलब करप्टेड कंट्रीज के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का जो इंडेक्स पॉइंट है, जो कि एग्रेसिव कंट्रीज हैं, जिनमें पॉलिटिकल डिस्पलर्स है, फिनेंशियल स्टैंडर्ड्स लो है, करप्शन है, डीलिंग रेगुलेशंस नहीं है, इंडिकेटर्स हैं, उनमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। वो 46 पॉइंट पे आ रहा है, 46 आउट ऑफ 156, मतलब कि 146वें में से सिर्फ 40वें नंबर पे आ रहा है। फिर भी वो ग्रे लिस्ट में है। और जो ऊपर वाले कंट्रीज हैं जिनमें ये ज्यादा कहा है, मतलब कि ताजिकिस्तान है, माली, कीनिया, सीरिया, लियोना एंड पनामा है, इन कंट्रीज में ये सूरत बड़ी बिगड़ी है, लेकिन वो पाकिस्तान जो वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान है। बेसिकली रीजन क्या है कि वहां पे एफएटीएफ के परमानेंट मेंबर जो कि 39 है, उनमें जो इंडिया शामिल है, जो कि यूएस की हमायत करता है, और यूएस में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है
इस 27 पॉइंट्स जो कि दिए गए हैं उनको कंबार्ट करके, उनको पूरा करके, जो कि मजीद बढ़ा दिए गए, उनको कंबार्ट करके इस 27 पॉइंट क्लियर करने के बाद पाकिस्तान जो है वो निकल जाए, जो कि अब जून 2022 तक जो टाइम मिला हुआ है पाकिस्तान को, ताकि वो इस तमाम सूरत से बाहर निकल सके। अच्छा जी, सवाल है जी, अभी ये लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह एफएटीएफ के ऊपर हम दोबारा फिर लेक्चर रखेंगे। बेसिक चीजें आपसे बड़ी डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है, क्योंकि मैं बता दूं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने काम करना है जी, एफएटीएफ का अब नेक्स्ट फोकस क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को दी हुई है, ठीक है। बेसिकली जो चेंजेस लीगल फ्रेम में पाकिस्तान के अंदर चाहता है एफएटीएफ, वो कौन कौन सी है, ये हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और दूसरी बात जी, बेसिकली जो एक्शंस है एफएटीएफ ने कोविड के सिनेरियो में लिए हैं या फिर कोविड के बाद अभी रिसेंटली, वो बेसिकली कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि मतलब कि फाटा जो एफएटीएफ के फोकस में है, कॉशंस, ऑप्टिमिज्म एंड द परसिस्टेंस एक्शंस, जो भी उन्होंने तनासब करते हुए तमाम चीजों के सिनेरियो में जो एक्शंस अभी रिसेंटली लिए हैं वो कौन कौन से, और पाकिस्तान को उन एक्शंस के जरिए में कौन कौन सी सपोर्ट हासिल हुई है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो भी अभी सबमिट्स हुई है रिसेंटली उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इंशाल्लाह। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बताया जाएगा, ताकि आपका पाकिस्तान अफेयर का भी क्लियर हो रहा है और करंट अफेयर का भी क्लियर हो रहा है। अब कल का टास्क सुन ले आप तमाम लोग, कल का टास्क ये है, एवेल्यूएशन वाली क्लास के जो मेंबर्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, इसका इंट्रो लिखना है, G7 कंट्रीज के नाम लिखने हैं। G7 कंट्रीज के नाम लिखने के बाद आपने जो है उसके परमानेंट मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली 10 याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि पाकिस्तान को कितनी दफा 2008 में एक पहली दफा, 2012 में दूसरी दफा, 2018 में तीसरी दफा ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया। पाकिस्तान आज तक ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, और ग्रे लिस्ट का मतलब ये हुआ कि एक खास पॉइंट दे दिए जाते हैं ताकि उनको पूरा करके उस मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल कर प्योर कर दिया जाए। लेकिन जब वो ग्रे लिस्ट उन पॉइंट्स को पूरा नहीं करता तो पाकिस्तान को धकेल दिया, उस मुल्क को धकेल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में, जो कि अब मौजूदा सूरत के मुताबिक ईरान और हमारे पास नॉर्थ कोरिया शामिल है। क्लियर है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी कर सकते हैं, टाइम तो थोड़ा है लेकिन आप कर सकते हैं क्वेश्चन जी। मैं जी आप लोगों को सर निकलो निकला था तो जी। सर जी वालेकुम सलाम, बोले। आप जी आप खुद को जो अनम्यूट कर लें जिसने क्वेश्चन करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो पॉइंट्स पाकिस्तान को चाहिए ग्रेड लिस्ट से निकलने के लिए, ये वहाँ पे माना पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट्स एक कंट्री में होने चाहिए? जी 14 टोटल रिकमेंडेशन मैंने बताई ना आपको, 14 रिकमेंडेशन, 40 रिकमेंडेशन, वो 40 ये सारे रिकमेंडेशन पॉइंट्स। इसके अलावा जी चलें जी। एक्सक्यूज मी सर, बेटा आप क्लास में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो क्वेश्चन हो, अभी फिलहाल मीटिंग लेने वाली है। सर जो कल का टास्क मैं है दोबारा वो टास्क बता मैं दें। दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा लिंक सेंड करता हूँ।